हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का हमारा टाइटल रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर नंबर 8 है आरबीएस की बुक में। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच थी मैथमेटिक्स की, उसी में इंक्लूडेड है। हाइट और डिस्टेंस जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड है। इसी बुक में हमने चैप्टर नंबर 6 और जो चैप्टर नंबर 7 था, इन चैप्टर 6 एंड 7 वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा 6 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 7 चैप्टर में क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और 7th में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हमने 2 लेसन पढ़े थे इस ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में ही। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? वी विल सी, हम देखेंगे हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है फॉर द फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंसेज। हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं उनकी ऑब्जेक्ट्स की, विदाउट एक्चुअली परफॉर्म मेजरिंग देम, बिना उनको वास्तविक मापन किए। हाइट की बात करते हैं तो हम बड़ा, जैसे आपने साइंटिस्ट कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सूर्य की पृथ्वी से दूरी उन्होंने निकाली, तो वो वास्तव में मेजर करने के लिए गए थे क्या उसको? नहीं, सूर्य के पास अब तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो वो कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं? तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही उनकी डिस्टेंस फाइंड की थी, हाइट फाइंड की थी। डिस्टेंस, जैसे मान ली कोई माउंटेन है, वो माउंटेन कितने सरफेस पर फैला हुआ है, वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। कहते हैं हिमालय माउंटेन इतने डिस्टेंस से फैला हुआ है, उसका बेस जो है इतनी डिस्टेंस तक कवर है। कौन गया था नापने के लिए उसके नीचे फीता लेकर के? कोई नहीं गया। तो ये वाली हाइट और जो डिस्टेंस है, समुद्र कितना गहरा है, ठीक है, तारों की पृथ्वी से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये मीनार इतनी ऊंची होगी तो उसकी शैडो कहाँ तक जाएगी, और इस प्रकार से कोई भी डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन हो, हाइट से संबंधित क्वेश्चन हो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होता है। ठीक है बेटा, अब आगे हम जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस वी हैव टू लर्न सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी बेटा। इस चैप्टर में जो आपके पास बार बार वर्ड यूज होंगे, उन वर्ड्स को आपको समझना है। फिर बाद में हम प्रॉब्लम्स पर चलेंगे जो हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड आती है। अगर डेफिनेशंस की बात आती है तो सबसे पहला आता है लाइन ऑफ साइट, LOS। LOS क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म है LOS। तो LOS लाइन ऑफ साइट को ही बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा हम जो देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने जो दीवार है उस पर एक होल्डर लगा, उसको देख रहा हूँ, तो मेरी आंख से उस होल्डर के पॉइंट को, जिस पॉइंट को देख रहा हूँ, ये जो वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इस फैन को देख रहा हूँ, चलते हुए फैन को देख रहा हूँ, फैन में बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें किसको देख रहा हूँ? तो फैन जहाँ पर जुड़ रखा है उस पॉइंट को देख रहा हूँ मैं। वो फैन बॉक्स है ना, उसमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो उस पॉइंट से लेकर के मेरी आंख तक ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी छत पर खड़ा हूँ, छत पर खड़ा होकर के, छत की जो बालकनी होती है उसमें खड़ा होकर के पास में जो रोड है उस पर आते हुए वाहनों को देखता हूँ, तो मैं यूँ देखूँगा। ठीक है, तो मेरी आँख से उस कार तक जो लाइन जा रही है, दृष्टि रेखा जा रही है, उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं।
हिंदी में दृष्टि रेखा बोलते हैं, नज़र जिसको बोलते हैं कि कहाँ जा रही है वो वाली। तो स्टूडेंट्स इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, आँख से जो लाइन ड्रॉ की जाती है ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है बेटा? जो निरीक्षण कर रहा है। जैसे मान लीजिए बालकनी पर मैं खड़ा हूँ तो मैं कार का निरीक्षण कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्जर्वर हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई पतंग उड़ा रहा है बच्चा, तो पतंग को देख रहा है तो बच्चा ऑब्जर्वर हो गया, उस पतंग को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कोई गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारे उड़ते हुए गुब्बारे को हम देख रहे हैं या एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जर्वर होंगे, देखने वाला, निरीक्षण करने वाला। तो ऑब्जर्वर की आंख से कहाँ तक? टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं। ये वस्तु क्या क्या हो सकती है? गुब्बारा हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है, या फिर कोई चलती हुई कार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कोई भी वस्तु का पॉइंट, वस्तु तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, तो उसका पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं हम, तो उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, यानी वो वस्तु जो ऑब्जर्वर ने देखी है उसके कोई पॉइंट को, तो उसको हम कहते हैं क्या? एलओएस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है बेटा। अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझना चाहें तो देखिए कैसे समझेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास में एक डायग्राम है। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है, ये हमारी अर्थ है, या अर्थ पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर की आंख यहाँ है, ठीक है। ऑब्जर्वर की टांगे, हेड, उनसे मतलब नहीं है, ऑब्जर्वर की आंख से मतलब है बेटा हमारे को। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, उससे इससे ऑब्जेक्ट यहाँ है, कोई वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एलओएस, हम इधर देख रहे हैं। और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख से बिल्कुल सीधा देखें उसको हम क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो ये समझना होगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। बिल्कुल सीधा देखना, न ऊपर नहीं, न नीचे न ऊपर देखें, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम ऊपर देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधा देखना, और ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जर्वर है, ये हमारी आई है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे हम नीचे भी देख सकते हैं। ये तो ये हमारी एलओएस होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लाइन ऑफ साइट है। आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है, ये जो एंगल बनते हैं उनके बिटवीन में, उनको क्या बोलते हैं? देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में डेफिनेशंस आती है, जो कीवर्ड्स आते हैं लाइन ऑफ साइट के और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में, वो आती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ठीक है। और ये अवनमन कोण, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द आई, अगर कोई वस्तु आपकी आंख से ऊपर है, आंख से मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसके ऊपर की तरफ होती है, देन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, तब हमारे को अपना सिर उठाना पड़ता है बेटा उस वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। जब कोई भी वस्तु हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ होती है तो हमारे को सिर उठाना पड़ता है, उसको देखना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन।
मान लीजिए बेटा ये हमारी आँख है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आँख है, ठीक है, ये हमारी आँख हो गई। अब ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब कोई वस्तु यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट हमारे, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ये हमारी एलॉस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोलेंगे? जब हम हमारे से ऊपर जो कोई वस्तु उसको देखेंगे। जैसे जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति किसी मीनार को देखे, किसी उड़ते हुए एरोप्लेन को देखे, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा हुआ व्यक्ति कोई एरोप्लेन को देखता है, किसी टावर को देखता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सेकंड आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण। इफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आपके पास ये हम ऑब्जर्वर जो होता है उसकी आंख है, अगर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो अगर कोई वस्तु इसके नीचे है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देन तब द एंगल फाउंड बाय द एलओएस विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए यहाँ वस्तु है, इसको देख रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि कोई बालक अगर मकान की बालकनी पर खड़ा होकर के चलती हुई कार को देख रहा है, तो उस कंडीशन में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। टावर पर खड़ा होकर के व्यक्ति जमीन के किसी पॉइंट को देखता है, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। समुद्र में, सी में हमारे पास जब कोई जहाज है, तो उसमें खड़ा व्यक्ति है, वो किसी पॉइंट को देखता है, ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई से नीचे की ओर देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। टावर पर खड़ा रह करके व्यक्ति किसी बिल्डिंग को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बिल्डिंग पर खड़ा होकर के टावर को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो बच्चों ये दो प्रकार के एंगल हैं। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में ये बेटा काम में आएंगे, हर क्वेश्चन में। तो समझ जाना, एंगल ऑफ एलिवेशन का डायग्राम ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में बनता है ये एंगल। हमेशा देखना ना, कभी भी जो बिल्डिंग खड़ी होगी या वॉल खड़ी होगी उसके साथ नहीं बनेगा। ये हमारा एंगल बनेगा किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ होगी? जहाँ पर हमारी आँख होगी उसके बिल्कुल सिद्ध में। इस प्रकार से यह है। आगे आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगला कीवर्ड, नेक्स्ट कीवर्ड आता है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो डाउट यही क्लियर कर लेना बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दोज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। वो दो एंगल, तीन नहीं होनी चाहिए, दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री, आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, ठीक है, यूनिवर्सल एंगल मान रहा हूं थीटा, द कॉम्प्लीमेंट्री विल बी 90 माइनस थीटा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस थीटा। इन दोनों को ऐड कर लो, 90 आएंगे। ऐसे बेटा जैसे मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री and 30 degree is the complementary of 60 degree. Then we can say that both angles are complementary to each other. These are mutual complementary. Okay, ये mutual complementary, आपस में एक दूसरे complementary है बेटा। इसी प्रकार से हम 45 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर ढूंढना चाहे तो 90 में से 100 हटा दो तो 45 ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आप जान चुके हो।
तो ध्यान रहे। अब हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, उससे पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु। ऑब्जर्वर कौन होता है, देखने वाला। इन चीज़ों के बारे में आपको माइंड में रखना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चंस है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर 8 में एक एक्सरसाइज है उसका, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, ठीक है। एक आपके पास वर्टिकल पिलर है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है क्वेश्चन में, उसको पढ़ करके, केयरफुली पढ़ करके, जैसे जैसे कह रहा है उसका फॉलो करते हुए डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम हमारा सही बन जाता है तो क्वेश्चन के राइट होने की संभावना 90% सही हो जाती है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में इसमें जो मेजरमेंट्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में, वो राइट करेंगे, उसमें शो करेंगे डायग्राम में, ठीक है, मान के कि ये हमारे पास जैसे मान लो पिलर है, अब ये पिलर खड़ी कर देते हैं, मान लो, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा पिलर है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसकी जो छाया है, अब मान लो ये पिलर है, इसके पिलर की छाया या तो इधर बना दो या इधर बना दो, कैसे बना दो, जिधर आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये मान लें इधर छाया बना देते हैं, इधर ये हमारा पिलर है, ठीक है। अब आपको पता सूर्य यहाँ है, ये सन है हमारा, ठीक है। अब इसकी छाया ये पड़ेगी, तो ये कह रहा है कि इस पिलर की जो छाया है, ये वाली छाया है, ये शेडो, वो सेम है हाइट ऑफ द पिलर, यानी ये जितनी हाइट का है ना उतनी इसकी छाया है, ठीक है। ये पता नहीं है कि कितनी है, तो हम इसको मान लेते हैं बेटा। क्या मानते हैं कि लेट एज्यूम द हाइट एंड हाइट ऑफ द टावर एच मान लेते हैं बेटा, ठीक है। एच मान लिया इसको, ये एच मान लिया, ठीक है। अब ये एच है तो ये भी एच है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो हम इसको भी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू एच। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमारी आँख कहाँ है, ठीक है, हम हमारी आँख को यहाँ मानेंगे बेटा, ठीक है। वहाँ से हम एलिवेशन एंगल ऊपर ही तो देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमारे को फाइंड करना है, तो इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, इसको भी हम यही राइट कर देते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। इतना करने के बाद में बेटा हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। इस राइट ट्रायंगल को आपको नाम देना है, लेबल्ड करना है ए बी सी या फिर पी क्यू आर। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो अब हम इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास में दो साइड्स का रेशियो या रिलेशन गिवन होगा, या फिर एक साइड देकर के दूसरी साइड पूछेगा। ऐसे सभी क्वेश्चंस में हमारे पास आएगा। इट मीन्स एक साइड नोन होगी, दूसरी अननोन होगी, और अगर दोनों साइड्स नोन है तो उनमें एक रिलेशन गिवन होगा। तो हमारे पास इस डायग्राम में एक तो हाइट ऑफ द पिलर और एक शेडो ऑफ द पिलर, इन दोनों का मेंशन हो रहा है। इट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर ऑफ आवर
राइट ट्रायंगल एंड दिस इज बेस ऑफ आवर राइट ट्रायंगल। तो इन दोनों साइड्स को लेना है बेटा। कौन कौन को? एक तो ए बी और एक दूसरी बी सी। अब ये हमारे पास ए बी तो हमने साइड का नाम दे दिया, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? परपेंडिकुलर। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। अब ये बताइए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर और इसी साल भी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? टेन होता है। टेन और ये थीटा एंगल ये वाला। बस ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए आपको। आपके पास में इसका यूज नहीं करना है, न तो हमारे बारे में इसके बारे में पूछ रहा है, न गिवन है कुछ, इसके बारे में मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका दो साइड्स है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एच अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा। एच से एच कैंसिल हो गया, 1 बच गया है, इज इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 10 से 10 कैंसिल होना जरूरी है। तो बताइए 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 की। तो हम राइट कर सकते हैं 10 45 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा। अब कंपेयर कर लो बेटा दोनों तरफ, तो 100 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या देना है आंसर? क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना है। यहाँ देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री आंसर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? विच इज 100 मीटर अवे, नहीं 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी एक टावर है, तो टावर आप बनाएंगे। ये मान लीजिए आपके पास टावर है, इस टावर का एक टॉप है और ये फुट है, या बेस भी बोल सकते हैं इसको, और इसको टॉप बोलेंगे। तो इसके फुट से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर की डिस्टेंस हो गई। यहाँ से दूर एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट से बता रहा है किस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस टावर से 100 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है किसका? टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये रहेगा बेटा, ये वाला। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? एच। इस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे? ABC। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। इस प्रकार से आपको डायग्राम को सजाना है। ठीक है, पेन से बना लेना, लेकिन स्केल का यूज करते हुए आपको लाइंस स्ट्रेट करनी है। और ये बेटा इसको H माना अपने यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरो का निशान लगा करके आपको शो करना कि ये डिस्टेंस, ये हाइट H यहाँ से यहाँ तक है, और ये 100 मीटर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम जो फाइंड करवा रहा है उसको कुछ मानना पड़ेगा। तो हाइट फाइंड कर रहा तो हाइट को क्या मान लिया? H। इसको राइट करके सॉल्व भी करना बेटा। लेट्स अज्यूम द हाइट ऑफ द टावर इज H मीटर। और फिर बाद में आपके पास जो राइट ट्रायंगल होता है उसका नाम दे दिया ABC। तो इन राइट ट्रायंगल ABC क्या कहा था मैंने? नॉन और अननोन साइड्स के बिटवीन में आपको रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये नॉन है और ये अननोन है, तो इन दोनों के बिटवीन में। तो इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो। तो ये AB अपॉन BC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो P अपॉन B क्या होता है? 10 होता है। और थीटा कितना है?
60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर पिछली बार तो था नहीं एंगल इसलिए थीटा लिखना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर आपकी बार गिवन है तो 60 लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी की लेंथ कितनी है, h/100 इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसके नीचे 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 100√3 मीटर। अब आंसर लिखना है आपको, सो द हाइट ऑफ द टावर इज 100√3 मीटर। ये आंसर होगा बेटा। अब कई बार क्या होता है, √3 की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में। यहाँ पर अगर आपके पास में ऐसा है √3 इज इक्वल टू 1.732, तब तो आपको इसको वैल्यू पुट करनी है, आगे भी करना है। और अगर ये गिवन नहीं है तो आपको यहीं छोड़ देना है। अगर वैल्यू गिवन नहीं है और आपको वैल्यू लर्न है, आप आगे करके आते हो तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपको इतना उलझन में नहीं पड़ना है, आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो, आंसर मैच हो जाएगा। जैसे हमारे पास आंसर मैच हो चुका है, ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, टचेज स्पर्श करती है द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, उस दीवार को वो टच करती है। कहाँ करती है हमें नहीं पता, नहीं लिखा हुआ है टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, यानी दीवार जितनी ऊंची है दीवार के ऊपरी हिस्से को ये टच करती है। सपोज कीजिए बेटा ये दीवार है, ठीक है, दीवार हो गई किसी मकान की, और ये हमारी लैंड है। अब इस पर एक लेडर रखी हुई है, वो लेडर आपको पता तिरछी रखी जाती है, सीधी तो रखी नहीं जाती। और तिरछी इस प्रकार से रखो कि वो इसके टॉप को, वॉल के टॉप को स्पर्श करें, तो इस प्रकार से ये लेडर होगी। ये 15 मीटर लंबी है बेटा, ये मत कर देना 15 मीटर लंबी, ये मत कर देना 15 मीटर। 15 मीटर हाइट ऑफ द वॉल भी नहीं है, और द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टू द फुट ऑफ द लेडर ये भी नहीं है। आपके पास ये लेडर की लेंथ है, लेडर ये है, नहीं लेडर ये नहीं है, ये नहीं है। फिर आगे कह रहा है इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वॉल। ये जो लेडर है, ये लेडर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में, दीवार के साथ में। तो द एंगल बिटवीन द लेडर एंड वॉल कहाँ बन रहा है, यहाँ, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं लिखा हुआ आया है, फिर भी ये डिग्री, तरीका बदल दिया, ये नहीं होगा 60 डिग्री, ध्यान रख लेना इस बात का। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन लेडर एंड लैंड, ये तो भूमि और लेडर के बिटवीन का एंगल है, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी नहीं लिखा हुआ है जो हम इसको 60 डिग्री का माने। तो 60 डिग्री का एंगल ये होगा। फिर कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ये इस वॉल की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, h। ठीक है, ABC इसको नाम देंगे, और ये लेंथ हमारे पास लेडर की लेंथ है कितनी, 15 मीटर। ये डायग्राम में शो कर दिया है। इसको h माना है तो इसको राइट करना पड़ेगा। लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू h। मीटर में दे रखा डायमेंशन, तो मीटर में इसका आंसर आएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC। अब देखो बेटा, इसके लिए ये क्या होगा, बेस, और इसके लिए ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका रोल है ही नहीं, क्या कहा था मैंने, वो दो साइड लेनी है, नोन और अननोन, जिनका मेंशन होता है क्वेश्चन में, वही दो साइड से लेनी होती है हमारे को। एक तो ये साइड लेनी है AB, और दूसरी AC, इसमें BC का कोई खेल नहीं है। अब हमारे पास में AB और ये AC। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास AB तो क्या होगी, इस एंगल के लिए AB क्या होगी, बेस हो गई,
और AC क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस 60। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मत मानना, परपेंडिकुलर किसके लिए होता है, इसके लिए। अगर परपेंडिकुलर मानते हो तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये 90 का, ये 60 का, तो ये कितना हो जाएगा 30 का, तो यहाँ साइन 30 लिखना पड़ेगा। फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन 30। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको जो एंगल दे रखा है उसके लिए AB क्या होगा, बेस होगा। तो ये आपके पास रख दीजिए, h अपॉन 15 इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 15, तो h इज इक्वल टू 15/2। तो बेटा हमारे पास h इज इक्वल टू आगे 7.5 मीटर। ठीक है, लास्ट में हम लाइन राइट कर देंगे, सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 7.5 मीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको केयरफुली रीड करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर, आपको क्या गिवन है, 10 मीटर ऊंचा टावर। तो सबसे पहले 10 मीटर ऊंचा ये टावर बना दीजिए, इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर तुरंत। ठीक है, पेंडिंग नहीं रखनी है, आप तो हाथ आपको शो करना है इस पर। फिर आगे कह रहा है 10 मीटर ऊंचा है टावर है, इसके टॉप से, ये रहा इसका टॉप, टावर का टॉप। एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ, ये बेटा अर्थ है आपकी, इस अर्थ पर एक पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है बेटा, हम यहाँ हैं, क्वेश्चन में देख लीजिए फ्रॉम द टॉप, यानी हमारी आंख टॉप पर है, किस पर, टावर। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, तो यहाँ से एक पॉइंट को देखेंगे तो हमारे पास में ये लाइन ऑफ साइट हो गई है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी LOS, और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। अब तक के क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था, तो ऑब्जर्वर की आंख जो है वो यहीं रहती थी, यहाँ से हम देखते थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यही काम में आ जाती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये LOS। लेकिन यहाँ से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो मैंने डॉटेड फॉर्म में शो की है, और ये हमारे पास LOS होगी। तो ये एंगल हमारे पास में दे रखा है कितना, ये वाला, ये नहीं, ये वाला एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम फिर कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट था, ऑफ द पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो पृथ्वी पर लिया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको नाम C दे देते हैं, इस C पॉइंट की फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर का बेस ये रहा बेटा, इसको B पॉइंट दे देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे को फाइंड करवा रहा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अक्ष माननी है बेटा, हाइट को H मानते हैं, इस डिस्टेंस को अक्ष मानना है, और इसको लेबल्ड कर देते हैं ABC। तो लेट एज्यूम द डिस्टेंस, क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड के आगे क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस वापस उतार दीजिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इज इक्वल टू अक्ष, अक्ष मान लिया बेटा। ठीक है, अब आ जाइए इन राइट ट्रायंगल ABC। अब बेटा ABC में देखो, ये एंगल तो 90 का ही, न तो ये गिवन है न ये गिवन है, तो आपको पता ही अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्या, तो ये एंगल किसके हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए डायग्राम बन चुका है, दो साइड्स का मेंशन कौन कौन से हुआ, एक तो AB, दूसरा BC। तो AB अपॉन BC, AB हमारे लिए परपेंडिकुलर है, BC हमारे लिए बेस है, क्योंकि एंगल ये है बेटा, इसको भूल जाइए, ये री अल्टरनेट है ना,
ये इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये हो जाएगा tan 30। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ये tan परपेंडिकुलर tan हमारा और ये x है इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू tan √3। √3 की वैल्यू गिवन है नहीं तो हम इसको यहीं छोड़ेंगे, केवल फाइनल लाइन लिखेंगे। सो द डिस्टेंस, बेटा ये लाइन वापस से राइट कर देना, यहाँ से यहाँ तक, फिर इज tan √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th।